नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है कि गुरुजी क्या है जो ज्योतिष शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र से क्या हमको हमारे भविष्य के बारे में पता चल सकता है। अभी तक का मेरा जो भी स्टडी है उस स्टडी के माध्यम से मुझे ऐसा पता चला है कि ज्योतिष शास्त्र ये भविष्य बताने के लिए नहीं है, तो भविष्य बनाने के लिए इस शास्त्र का उपयोग हम कर सकते हैं। अभी इस विषय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सविस्तर समझने के लिए कुछ 5 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। अभी पहला जो पॉइंट है वो हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसका मीनिंग क्या है, ये जो जन्म कुंडली है उसका मीनिंग क्या है। अभी इस ज्योतिष शास्त्र के जो शब्द है ज्योत ईश, ज्योत मतलब क्या है, दिस इज अ form of energy that enable a person or any animal to see an object. It means light. जैसे प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो संस्कृत का जो ज्योति है उसका जो अगर हम अंग्रेजी में मीनिंग लेते हैं तो उसका मतलब है लाइट। हिंदी में हम उसको प्रकाश बोलते हैं और उस प्रकाश को हम बोल सकते हैं एनर्जी। दिस इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद है ईश। ईश का मतलब क्या है, ईश मतलब टू विश, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि टू बी विश्ड और लाइक, और उसका मतलब इंग्लिश में और रहेगा कि स्ट्रेंथ, द पावर, मतलब इनविजिबल एनर्जी की पावर के विज्ञान को समझाने वाला ये शास्त्र है। अभी ये जो इनविजिबल पावर है, ये इनविजिबल पावर कहाँ से आती है, तो ग्रहों से आती है, नक्षत्रों से आती है। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वो है जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट हम उसको बोलते हैं। अभी कुंडली का भी अगर हम विश्लेषण करते हैं, कुंडली मतलब कुंड और ली, ये दो शब्दों को जोड़ने के बाद कुंडली, जैसे हम बोलते हैं ना कि अग्नि कुंड, तो उस प्रकार से ये कुंड और ली। तो कुंड मतलब क्या है, दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन एक्यूमुलेट some things which is very important और which is required। मतलब जैसे अग्नि कुंड है तो वहाँ पे अग्नि को एक्यूमुलेट करने की एक जगह। जल कुंड मतलब पानी को एक्यूमुलेट करने की, रखने की एक जगह। उसी प्रकार से कुंड मतलब वन प्लेस, और ली मतलब क्या है, दिस इज ऊर्जा क्षेत्र, दिस इज एनर्जी शेप और एनर्जी फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि कुंडली मतलब क्या है कि मैपिंग, चार्टिंग द प्लेस ऑफ इनविजिबल एनर्जी फील्ड। तो जो भी इनविजिबल एनर्जी फील्ड है या जो भी इनविजिबल एनर्जी है, उस एनर्जी को एक जगह पे दिखाने वाला एक चार्ट, एक नक्शा, एक मैप, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अभी दूसरे पॉइंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी उसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ज्योतिष शास्त्र किस मूलभूत आधार के ऊपर, कौन से बेसिक फंडामेंट्स के ऊपर निर्धारित है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो कौन से बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर निर्धारित है। तो एस्ट्रोलॉजी एक तो है कि ग्रहों के ऊपर निर्धारित है। देखे जाए तो नॉर्मली 7 ग्रह है जो मेन हम बोल सकते हैं, लेकिन राहु और केतु को भी ग्रहों के श्रेणी में ये लोग मानते हैं। तो इसके लिए राहु और केतु मिलके नवग्रह, ऐसा हम लोग हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें कैलकुलेशन 9 ग्रह के हिसाब से हम करते हैं। अगर हम नासा के जो शास्त्रज्ञ हैं उनके हिसाब से ग्रहों की रचना को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे 3 जो ग्रह है वो है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये 3 ग्रहों को भी उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। उसके बाद है कि सभी जगह पे 12 राशियाँ बोला जाता है, और जन्म कुंडली के आधार के ऊपर 12 भावों को हम लोग संशोधन करते हैं, या फिर 12 भावों के मूलभूत आधारों के ऊपर हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है उसमें नक्षत्र। अगर अभिजीत नक्षत्र छोड़ दिया जाएगा तो फिर 27 नक्षत्र का विश्लेषण हम करते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय, लेकिन वैसे तो 28 नक्षत्र है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं कि एक तो ग्रह है, उनकी डिग्री है,
राशि है, उनका भाव है और नक्षत्र। तो ये 3 आधार के ऊपर, मूलभूत आधार के ऊपर ज्योतिष शास्त्र का पूरा विश्लेषण, जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण इस 3 मूलभूत आधारों के ऊपर होता है। अभी उसके बाद है तीसरा पॉइंट ये है कि चलो ये तो हम लोगों ने मान लिया कि ग्रह और नक्षत्रों के आधारों के ऊपर ही होता है, लेकिन उनके पास से क्या रियली हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये भी हमको समझ के लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी उसके लिए कुछ हम उदाहरण लेंगे कि हाउ दिस प्लैनेट्स आर इन्फ्लुएंसिंग आवर बॉडी और ऑन एवरी ह्यूमन बींग्स। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मून है तो चांद है, तो चांद के जो शक्ति है, जो गुरुत्व आकर्षण जो बल है, तो उसकी वजह से अपने धरती के ऊपर भरती ओहोटी, हम उसको लो टाइड और हाई टाइड भी बोलते हैं, तो उसका परिणाम होता है चांद के आकर्षण बल का। तो ये तो आप सभी लोगों को मालूम तो है ही। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रहों का, जैसे चांद तो उपग्रह है लेकिन तो भी उसको ग्रहों की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि चांद ये पानी का कारक है और हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है। चांद को मन का कारक भी बोला जाता है। जो भी 70% वाटर है, इट्स इम्पैक्टिंग आवर बॉडी। 70% जो वाटर है, इट्स इम्पैक्टिंग आवर माइंड। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए चांद को बहुत ही महत्व दिया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। उसको मन का कारक बोला जाता है, क्योंकि अगर हमारा मन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड ये जो मन है वो 70% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके मूलभूत आधार के ऊपर आपका आगे का हैप्पीनेस लेवल रहने वाला है। आप आनंद को उपभोग करने वाले हैं, समझने वाले हैं। दूसरा है कि जो सन रेज है, तो सन रेज का मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी बताया कि सन रेज जो है वो उसकी रेस की वजह से विटामिन डी ये उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। जो प्लांट्स है उस प्लांट्स के अंदर विटामिन ई उत्पन्न होता है, फिर उस प्लांट्स को हम खाते तो हमको भी विटामिन ई मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर इम्पैक्टिंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर माइंड। ये हमको समझना ज़रूरी है। दूसरा है कि जो मून लाइट है, मून लाइट से क्या होता है कि विटामिन डी ये बूस्ट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ये निर्माण होता है अगर हम चांद की प्रकाश लेंगे। अभी चांद का खुद का तो प्रकाश नहीं है, वो तो सूरज का जो प्रकाश है उसको परावर्तित करता है, लेकिन वो भी प्रकाश अगर आप लेते हैं तो भी नाइट्रिक ऑक्साइड which helps to regulate blood flow and reduce blood pressure। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट होने के लिए हमको फ़ायदा होता है। तो ये मून लाइट का भी एक हमको फ़ायदा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश किरणों का हमारे शरीर के ऊपर फर्क पड़ता है, ये मुझे एक्चुअली आपको बताना है। दूसरा है मंगल, मार्स। अभी मार्स का जब मैंने नासा की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से संशोधन करने की, समझने की कोशिश की, तो वहाँ पे मार्स का है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज। ये एक हाई रेडिएशन की जो रेज है ये निर्माण होते हैं, उसको GCR बोलते हैं, और उससे कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जन्म कुंडली में मार्स को बहुत ही पावरफुल, अग्रेसिव, बहुत लड़वैया ऐसा जो ग्रह मानते हैं, तो ये क्यों मानते हैं? क्योंकि उस ग्रह के यहाँ से भी ऐसे रेडिएशंस, ऐसे रेज, ऐसे प्रकाश किरण परिवर्तित हो रहे हैं कि जो प्रकाश किरणों का अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने उस रेस को कॉस्मिक रेस करके नाम भी दिया है। तो ये हो गया मार्स का। उसकी एकदम डिटेल में मैं आगे जाके बहुत साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके माध्यम से हम हर एक ग्रह के बारे में 1-1 घंटा बात करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में जाएंगे कि जिसका आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अभी मार्स हो गया अपना। अभी हम शुक्र के बारे में पता करते हैं कि शुक्र से एक्चुअली क्या निर्माण होता है, क्या रेज आ रहे हैं।
शुक्र से भी अननोन यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं। उसका जो क्लाउड है वो है H2SO4, वेयर सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन नियर इंफ्रारेड एंड पॉसिबली एलिमिनेट सरफेस इन यूवी ब्लू रेंज। इसका मतलब क्या है, शास्त्रज्ञों ने ये भी फाइंड आउट किया है कि शुक्र के ग्रह में से भी अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही है। अभी वो कितना किलोमीटर से आ रही है, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, वो तो हमको ज्योतिष शास्त्र के जो भी अध्ययन है उसमें पता चलता है और उसके परिणाम भी हमको मिलते हैं। जैसे शुक्र तो आपको मालूम है कि वो अपने पंच इंद्रिय जो है उस पंचेंद्रियों के सुखों का कारक है। तो वो क्यों हो सकता है, क्योंकि मे भी इसकी जो रेज है ये जब हमारे शरीर में जब हम जन्म लेते हैं उस समय पे जो किरणें हमारे शरीर के ऊपर आती है उसकी वजह से जो भी तत्व निर्माण होते हैं उसके बारे में भी हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। ये तत्व कैसे होते हैं, उनकी रेस की वजह से ये तत्व कैसे बनते हैं। उसके बाद हम गुरु का लेते हैं, तो गुरु का भी कैसा है कि उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है इज 20,000 टाइम्स लार्जर दैन आवर अर्थ एंड 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन अर्थ। मतलब पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फोर्स है। और उसके अंदर भी जौलन डेसिमेट्रिक रेडिएशन और DIM रेडिएशन ये होता है। तो उसका भी परिणाम हमारे शरीर के ऊपर कुछ हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि हम लोग साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं कुछ आपको साइंटिफिकली ग्रहों के यहाँ से कौन से रेस आ रहे हैं ये एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसके ऊपर साइंटिफिकली विश्लेषण करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये रेस का हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या एक्चुअली परिणाम होगा, कितने किलोमीटर से आएगा तो कितना परिणाम होगा, उसके बीच में कौन से अंतराल है। ये बहुत सारी चीज़ें हम आगे जाके आने वाले जो रोबोटिक युग अपना आने वाला है, तो ये रोबोटिक युग है। जो भी मास्टर कंप्यूटर्स इन फ्यूचर्स में हमारे बच्चे बनाने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो इसके माध्यम से हम ये सब चीज़ों को आगे लेके आने की गारंटेड कोशिश करेंगे। मैंने शुरुआत कर ली है, मेरे जैसे बहुत सारे ज्योतिष मित्रों ने भी शुरुआत की है। तो आपके जैसे भी जो साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो भी लोग आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली समाज के सामने लाने की गारंटेड हम कोशिश करने वाले हैं। अभी उसी हिसाब से मरकुरी बुध जो है, तो उससे भी क्या होता है कि क्राइट्रल रेज, तो उसके अंदर क्या है कि ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन, हेलियम, पोटेशियम, मतलब मरक्यूरी ग्रह के ऊपर, बुध के ऊपर ये सब घटक मिले हैं और 1% ही उसका मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के मुकाबले ओनली 1% है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल नहीं है जितना गुरु का है। तो बुध भी बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो ये क्यों है, तो ये में भी इसकी रेस की वजह से जो रेस हमारे शरीर के ऊपर पड़ते रहेंगे और उसके डिग्री और परसेंटेज के हिसाब से उतने तत्व हमारे शरीर में निर्माण होते रहेंगे और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे होता रहेगा। ऐसा एक अंदाज में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में इसके ऊपर संशोधन होगा और हम और भी बहुत अच्छी तरीके से आगे साइंटिफिकली एक्चुअली हर एक रेस का कितना क्या क्या परिणाम होता है आगे आने वाले 5-10 सालों के अंदर कुछ ना कुछ तो करके साइंटिफिकली प्रूवन करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमको क्या है कि एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी कैसा है कि सभी लोग सिर्फ प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, एक अंदाज लगा रहे हैं, तो अंदाज से तो मज़ा नहीं है ना, हमको परफेक्शन पे जाना ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने एक शुरुआत की है। उसके बाद है सैटर्न। अभी सैटर्न में भी कैसा है कि उसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 570 टाइम्स एज पावरफुल एज अर्थ है। उसकी जो रेडिएशन है वो वीक है, लेकिन उसके रेडिएशन क्यों वीक है, क्योंकि उसके जो मून है, उसके जो उपग्रह है, उस उपग्रह की वजह से उसके रेडिएशंस कमज़ोर हो गया है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें से एक्सरे जैसे हम बोलते हैं कि शनि को न्याय देवता बोलते हैं, जैसे हम एक्सरे निकालते हैं तो उससे क्या हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि भाई अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या गड़बड़ी है। तो ये जो शनि है वो भी एक्सरे के जैसा ही काम करता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये अभी ग्रहों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। अभी जो चौथा पॉइंट है उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है।
अभी चौथा पॉइंट जो है वो तत्व। तो ये तत्वों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो वाटर है, एयर है, अर्थ है, फायर है और स्काई है, मतलब जल, वायु। उसके बाद जल हो गया, वायु हो गया, उसके बाद है पृथ्वी तत्व, उसके बाद है अग्नि तत्व और उसके बाद है आकाश तत्व। तो ये 5 तत्वों के आधार के ऊपर हमारा पूरा का पूरा शरीर बनता है। उसमें से 70% वाटर है, एयर 0.1% रहेगा, अर्थ मतलब जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, तो ये जो है वो जैसे अपनी हड्डियाँ, मांस वगैरह है, तो ये अर्थ का काम है। फायर मतलब जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी है, जो गर्माहट है, तो उसको हम फायर का, अग्नि का हम तत्व बोलते हैं। और जो आकाश है मतलब जो होलो है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम होलो है, या फिर ये जो आकाश तत्व में ही सभी चारों के चारों तत्व मिश्रित है, ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 मेन तत्व है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मली तो 4 तत्वों के ऊपर ही काम किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये चारों के चारों तत्वों के अंदर भी आकाश है, या फिर ये जो आकाश है उसके अंदर ही ये सभी तत्व मौजूद है। तो ये 4 तत्व है, उसके हिसाब से भी हमारे शरीर के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर परिणाम होता है और उस प्रकार से हर एक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक अवस्था बनती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर ऐसा पहले के जो हमारे ऋषि मुनियों हैं ऐसा फाइंड आउट किया रहेगा, ऐसा हम अंदाज़ लगा सकते हैं। जैसे मेरा एक वीडियो भी है जो मंदिर क्यों बनाना चाहिए, वो भी आप एक बार देख लीजिए। उस वीडियो में भी मैंने हमको 5 ही उंगलियां क्यों हैं, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, तो ये 5 तत्वों के आधार के ऊपर हम बने हैं, ऐसा मैंने उसमें बहुत सारा डिटेल में बताने की कोशिश कीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा उसमें डिटेल में। तो ये जो 5 तत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस 5 तत्वों के ऊपर से ही हमारी साइकोलॉजिकल पैटर्न बनती है, हमारी बायोलॉजिकल पैटर्न बनती है। अभी साइकोलॉजिकल पैटर्न बनना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये जो 5वां पॉइंट है वो है बॉडी। तो ये जो 5 तत्व जब एकत्रित आते हैं तो हमारी बॉडी बनती है। तो मुझे किसी ने तो बीच में मेरी क्लास चल रही थी, तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि गुरुजी ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, तो क्या ये जो पत्थर है उनके अंदर भी ये 5 के 5 एलिमेंट्स मौजूद है? तो मैंने बोला हाँ है। तो बता, अगर उनमें मौजूद है और हमारे में भी मौजूद है तो फिर वो हिलते क्यों नहीं है, वो एक ही जगह पे क्यों रहते हैं? तो ये बहुत ही बेहतरीन उसका क्वेश्चन था। उसका मैंने उसको इस प्रकार से जवाब दिया था कि कैसा है कि जैसे हमारा शरीर है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है, हर एक के परसेंटेज अलग अलग है। अभी जैसे हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है, तो वाटर का काम क्या है? मूवमेंट्स करना। तो इसी की वजह से हम भी मूवमेंट्स करते हैं। वो जो पत्थर है, वो पत्थर के अंदर जो वाटर का जो एलिमेंट्स है, जो वाटर के जो तत्व है, पानी के जो तत्व है, उसके परसेंटेज 0.01% है। तो जो तत्व है तो वो उस प्रकार का स्वभाव उस चीज़ में, उस वस्तु में डालने की कोशिश करेगा। तो इसी की वजह से हम हिलडुल सकते हैं। अभी जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके अंदर पानी की जो लेवल है वो कम होने लगती है। जो बच्चा है वो बहुत ही चंचल, बहुत ही फास्ट फ्यूरियस रहता है, क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा रहता है, 70 to 80% रहता है। हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे धीरे धीरे अपने शरीर का जो पानी है वो कम होने लगता है। तो इसके लिए मूवमेंट्स में भी जो फर्क दिखने लगता है। तो इसी की हिसाब से जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स उस व्यक्ति के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर प्रभाव करते हैं। इसका मतलब मुझे आपको क्या बताना है कि ज्योतिष शास्त्र से हम भविष्य देख नहीं सकते हैं, तो भविष्य बना सकते हैं। अभी 5वां पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स मिलके हमारा क्या होता है? बॉडी होता है। ये बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैसा रहता है कि अगर ये जो ग्रहों नक्षत्रों की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ेगी तो हमारा इनविजिबल एनर्जी स्ट्रक्चरिंग जो होने वाला है वो हमको पता नहीं चलेगा। तो ग्रहों नक्षत्रों के आधार के ऊपर क्या होता है कि हमारी बॉडी की
बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरिंग होती है और हमारी साइकोलॉजिकल पैटर्न भी होती है। अभी जैसे एक मोबाइल है, कोई बटन वाला जो मोबाइल है, तो क्या ये बटन वाले मोबाइल के अंदर क्या हम व्हाट्सअप चला सकते हैं? तो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बटन वाला मोबाइल का जो हार्डवेयर है वो उस व्हाट्सअप के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि हमको अगर व्हाट्सअप के जैसा पावरफुल सॉफ्टवेयर चलाना है तो हमको हार्डवेयर स्मार्टफोन वाला ही चाहिए। तो स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, तभी वो व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें चल सकता है। इसका मतलब क्या है? हार्डवेयर मतलब द बॉडी, अपनी जो बॉडी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बॉडी अगर पावरफुल रहेगी तभी हम उसके अंदर जितने भी पावरफुल नॉलेजेबल थिंग्स से सॉफ्टवेयर से वो डाल सकते हैं। अगर बॉडी ही कमज़ोर है, अगर बॉडी के अंदर ही वो तत्व नहीं है, तो किस प्रकार से उसकी ग्रोथ हो सकती है? तो जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि उसके जन्म के समय पे जो भी ग्रह नक्षत्रों की जो अदृश्य लहरियाँ है वो आई थी, और उसकी वजह से उसका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न इन फ्यूचर में जो होने वाला है, बॉडी का जो पैटर्न इन फ्यूचर में होने वाला है, और बॉडी और माइंड की वजह से उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस होने वाली है, जो आनंद और दुख उसको प्राप्त होने वाले हैं, उसका विश्लेषण वो कर पाते हैं। तो उसे भविष्य बताने का हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उस आधार के ऊपर हम बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसकी कुंडली राजा के जैसी है, इसकी कुंडली एक चोर के जैसी है, इसकी कुंडली एक ड्रग एडिक्ट जैसी है, या फिर इसकी कुंडली एक बहुत ही पावरफुल नेता जैसी है। तो हर एक कुंडली की पावर समझने के लिए हमको जन्म कुंडली का विश्लेषण करना ये बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर विश्लेषण अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं तो हम हमारा भविष्य बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के पिताजी को मालूम था कि ये जो मेरा बेटा है ये क्रिकेटर बनेगा, तो उसको बचपन से ही उन्होंने उसके ऊपर उस प्रकार के संस्कार किए। इसके लिए उम्र के 18-19 साल के इसमें वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया। अभी तो उनको गॉड ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको अगर बचपन से ही पता चलता है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर कौन सी ताकत है, कौन सी वीकनेसेस है, तो उस प्रकार से हम उसका करियर बना सकते हैं, उसका भविष्य बना सकते हैं। उस प्रकार से उसको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि जो एक चोर की कुंडली या फिर एक गैंगस्टर की जो कुंडली है, सेम टू सेम पावर की जो कुंडली है पुलिस की भी होती है, एक कमिश्नर लेवल के लोग की भी होती है, क्योंकि उस कुंडली की वो ताकत रहती है। लेकिन उस कुंडली को चलाने वाले कौन से लोग हैं? अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेम कुंडली के लोग अलग अलग कैसे होते हैं। अभी जैसे समझो मेरा एक हॉस्पिटल में जन्म हुआ, तो मेरा जब जन्म हुआ उस समय पे बहुत सारे लोगों का उसी क्षण पे जन्म हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो टाइमिंग है उनका भी टाइमिंग है वो सेम टू सेम है। तो अगर मैं अभी काउंसलर बना हूँ, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में साइंटिफिकली विश्लेषण कर रहा हूँ, तो क्या सभी लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए? तो ऐसे नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही जगह पे एक ही स्थान पे जन्मे हुए व्यक्ति, उनका भविष्य अलग कैसे हो सकता है अगर जन्म कुंडली समान है? तो समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि जन्म कुंडली से हम भविष्य बता नहीं सकते हैं। तो जन्म कुंडली के माध्यम की वजह से, उनके रेस की ताकत की वजह से, ग्रहों नक्षत्रों की ताकत की वजह से हम उस व्यक्ति की शारीरिक मानसिक अवस्था को समझ के हम उस व्यक्ति का भविष्य बना सकते हैं। आप सभी मित्रों को मुझे यही बताना है कि ज्योतिष शास्त्र को समझ लीजिए, जन्म कुंडली को समझ लीजिए, उसका विश्लेषण करवा लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, आपके मदर फादर के लिए, सभी लोगों के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण, ज्योतिष शास्त्र को समझना, ज्योतिष शास्त्र को साइंटिफिकली सीखना ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र ये कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। तो इसी के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र ये भविष्य बताता नहीं है तो भविष्य बनाता है। तो आप भी आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे पास से करवाइए, साइंटिफिक पद्धति से करवाइए। ज्योतिष शास्त्र सीखने को, समझने को कोशिश कीजिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण समझने की कोशिश कीजिए। आगे आने वाले कुछ दिनों में
साइंटिफिकली वीडियो लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत ही अच्छी रुचि बढ़ सकती है, आपको बहुत ही आनंद आ सकता है। मेरा हमेशा एक ही कहना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी ज्ञान हमको डराता है कि वो ज्ञान कहलाने के लायक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ नॉलेज। जिस नॉलेज से हमारा डर निकल जाता है, हमारा पराक्रम करने की अभिलाषा निर्माण होती है, वही ज्ञान कहलाने के लायक रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी को जब मैं 12 से 14 साल पहले नहीं मानता था, तब मुझे इसका आभास नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि ये कितना बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा नॉलेज है। पहले तो मैं डिनाई करता था कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ रहता नहीं है, सब अपनी ताकत के ऊपर ही हम कर सकते हैं। लेकिन जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर पता चला, उसका विश्लेषण किया, फिर पता चला कि डेट टू डेट बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। स्वभाव का विश्लेषण किया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा क्यों कल है, और भी बहुत सारी चीज़ों में मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वो मैचअप होने लगे ग्रहों नक्षत्रों के आधार के ऊपर। तब समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त शास्त्र है। और इसके पहले तो मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह ही करता था, उसके माध्यम से ही सभी लोगों का भला किस प्रकार से हो वो हम सोचते थे, बच्चों का करियर किस प्रकार से हो। तो बिजनेसमैन रहेगा तो बिजनेसमैन को भी मैं बिजनेस कंसल्टेंसी करता था, मैरिज रिलेटेड काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है वो भी हम लोग साइकोलॉजिक पैटर्न के माध्यम से करते थे। लेकिन उसमें बहुत पैसा लगता है और बहुत खर्चा होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन उसका महत्व किसी को मालूम नहीं है। और जो भी ऋषि मुनि है, सैल्यूट टू देम। उन ऋषि मुनियों ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, जो भी अध्ययन किया है, वाह, इट्स फैंटास्टिक। आप रियली, एक आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप भी ज्योतिष शास्त्र को समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और कृपया करके जल्दी से आप आपकी जन्म कुंडली का, आपके बच्चों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे पास से करवाइए। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया और जो भी मुझे बताने का था वो आप सुनने का कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।